अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम आपसे आज बात करना चाहते हैं काउंटर टेररिज्म यानी दहशत गर्दी से अगर हमें निपटना है तो सबसे अहम एरिया क्या है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। यकीनन जवाब में आप ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसे एरिया है जिसको फोकस हम ना करें, लेकिन हमें अगर चूज करना हो तो शहरी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, से निपटने के लिए यकीनन हमें पुलिस के ऊपर फोकस करना होगा। आज अखबारात में चंद खबरें छपी हैं और कहा गया कि कल जो अहम मीटिंग हुई जिसकी सदारत की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, उसके अंदर बातचीत हुई पुलिस रिफॉर्म से मुतल्लिक और किस तरीके से पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाए। एक खबर यह भी है कि शायद एक नई फोर्स की तश्कील की जा रही है। इसके बारे में तफसीलात भी हम मजीद जानना चाहेंगे। जो हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर, उस फोर्स का मकसद ये है कि एक एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई जाए। 1 लाख के करीब 20,000 जो है वो हर प्रोविंस के अंदर मौजूद हो, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। इस किस्म की तजावीज़ पहले भी आती रही हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या पुलिस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, उससे निपटने के लिए एक अहम इंस्ट्रूमेंट बन सकती है? हमारे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवा देता हूँ। चौधरी मोहम्मद याकूब साहब जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो फॉर्मर IG बलूचिस्तान रहे हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ कराची से जमील यूसुफ साहब मौजूद हैं जो फाउंडिंग चीफ हैं सिटीजन पुलिस लियाज़ा कमेटी और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब मौके की और मौजू की मुनासबत से उनको भी हमने ज़हमत दी है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव। लेट मी स्टार्ट विद यू याकूब साहब। पहले तो मैं जरा एक राउंड में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बुनियादी रोल है पुलिस का वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन अब जिम्मेदारी लगता यह है कि लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बढ़ गई है। अब वो दहशतगर्दी के खात्मे से निपटने के लिए है। क्या पुलिस इस रोल के लिए मौजूद तरीन इदारा है या हम उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? जी तलत साहब, बात ठीक है आपकी। लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी जिम्मेदारी पुलिस की है और टेररिज्म भी लॉ एंड ऑर्डर का एक हिस्सा है। डायमेंशन चेंज हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। पहले एक सिंपल क्राइम होता था, कन्वेंशनल किस्म का क्राइम था, चोरी डकैती होती थी, लेकिन अब टेररिज्म की जो शक्ल अख्तियार कर गया क्राइम, तो बहर सूरत ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को जब हैंडल करती है तो टेररिज्म भी उसी का एक हिस्सा है। इस वक्त सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो रही है, मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और ये पुलिस की ही जिम्मेदारी है। रही बात ये कि क्या इसके लिए पुलिस बाकायदा ट्रेंड है या नहीं ट्रेंड, और उसको अगर नहीं ट्रेन तो उसको अपने आप को ट्रेन करना है। बिकॉज बाहर बैन अल-अक़वामी तौर पर जहां पे भी आप देखते हैं टेररिज्म के इशू को पुलिस ही हैंडल करती है। With these initial thoughts, let me go to कराची और जमील यूसुफ साहब से पूछते हैं। जमील साहब, क्या हम कहें कि पुलिस जो है हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा की पहली लाइन है, या आप समझिएगा कि ये इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो पुलिस के ऊपर हमें नहीं डालनी चाहिए? जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस तरह ये हालात है और जितने आपके पास फोर्स है, सर्टेनली वो फर्स्ट लाइन की डिफेंस तो बन ही नहीं सकती, बिकॉज स्पेशली इन सिंध और कराची में तो आपने वैसे भी इतना उसको माइनर रोल कर दिया और रेंजर्स भी ले आए। आपने अपने रिसोर्सेज डिवाइड कर दी, कुछ रेंजर्स के पास चले गई, कुछ पुलिस के पास चले गई। सब चीज अच्छा हो गया तो कोई और क्रेडिट लेता है, कोई चीज खराब होगी तो पुलिस के आते। तो वी नीड टू रियली रीऑर्गेनाइज द थिंग एंड ऑफ कोर्स पुलिस शुड बी द फर्स्ट लाइन फोर्स एंड पुलिस के डिफरेंट रोल्स होते हैं। उसमें एक इन्वेस्टिगेशन है, डेली सिटीजन के साथ उनका इंटरेक्शन है। अगर उनका कॉन्फिडेंस पब्लिक में हुआ तो दे कैन रियली कम्बैट टेररिज्म वेरी वेल एंड दे शुड बी ब्रॉट अप टू दैट लेवल। अभी आपने जिक्र किया और याकूब साहब भी फरमा रहे थे कि उसको ट्रेन करना है, और आपने कराची का जिक्र किया। हैदराबाद की पुलिस के हालात के ऊपर आज डॉन के अंदर एक मुफस्सल खबर छपी है जिसका खुलासा हम आपके सामने रखे देते हैं। इस खबर के मुताबिक हैदराबाद पुलिस की तादाद जो है वो 3000 के करीब है। अमली तौर पर जो लोग फराइज सरंजाम दे रहे हैं वो 900 के करीब है। असल तादाद में जो हिफाजती फराइज सरंजाम दे रहे हैं वो बहुत कम है। और वैसे भी जब DIGs और DPOs और RPOs ट्रांसफर होते हैं तो हैदराबाद की पुलिस में से जो मनपसंद के अफसरान हैं वो 7 ले जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3000 में से 500 पुलिस वाले अपने बॉस की हिफाजत के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। और जो पुलिस और अवाम का रेशियो है, इसमें कोट किया गया 1934 के एक प्रोसीजर को कि कम से कम 450 लोगों के लिए एक पुलिसमैन चाहिए। अब ज़ाहिर बिल्कुल तब्दील हो गई, यानी पुलिस की तादाद नहीं बढ़ी, आबादी की तादाद बहुत बढ़ गई। मैं याकूब साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर हालात इससे मुख्तलिफ नहीं होंगे, तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं ये तो बड़ा तवील प्रोसेस होगा। इसको रिफॉर्म करते करते तो दहशतगर्दी को तो हमने आज निपटना है, कल निपटना है, फौरन निपटना है।
जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं तलत साहब। ये जो बात आपने की हैदराबाद पुलिस की, कमोबेश ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यही सूरत हाल, पंजाब में भी और बाकी सूबों के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल मौजूद है। ये सिर्फ पुलिस अफसरान के साथ पुलिस वाले लोग मौजूद नहीं है जो ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, ये बाकी लोग भी, जो कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, कोई फॉर्मर मिनिस्टर है, कोई फॉर्मर जज है, कोई फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, कोई फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, उन सब ने अपने घरों के अंदर पुलिस वाले रखे हुए हैं। बदकिस्मती से इनडिसिप्लिन की यह हालत है कि ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं और ये पुलिस के लिए जो असल काम उन्होंने करना है वो असल ड्यूटी अपनी अंजाम नहीं दे रहा है। रही बात ये कि जो इस वक्त पुलिस मौजूद है उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, सारा कुछ करने की जरूरत है, और ये जो नई फोर्स बनाने की बात आप कर रहे हैं, इस फोर्स का बहुत ही लिमिटेड एजेंडा है जो मैंने अखबार में पढ़ा है और जिस तरह आपने बात की है, इसका एजेंडा तो सिर्फ इस हद तक है कि पुलिस के लिए 20,000 आदमी और आ जाएंगे, जो तमाम बिल्डिंग, जो चंद एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर होंगे, वो प्रॉपरली ट्रेन भी होंगे, लेकिन इसके लिए भी वक्त लगेगा, जिस तरह आपने पहले बात की है। लेकिन एक अहम बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि उस जो 20,000 फोर्स होगी उसको पुलिस के सेटअप के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कमांड स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो उसके अंदर बहुत कोताहियां पैदा होंगी, बहुत बेकायदगियां पैदा होंगी, इनडिसिप्लिन आएगा, वो लोग डकैती और चोरी भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मैंने देखा है कि अगर कोई प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर ना हो तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। दूसरी बात जो मैं अहम कहना चाहता हूं वो ये है कि ये फोर्स तो आपको अवेलेबल हो जाएगी और 20,000 पुलिस फोर्स आपके लिए रिलीव हो जाएगी उन ड्यूटीज के लिए जो इस वक्त कुछ लोगों के साथ ड्यूटीज कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, या कुछ बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी कर रहे हैं। लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। फायदा जरूर होगा पुलिस को, क्योंकि उसके पास तादाद बढ़ जाएगी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, बाकी काम करने के लिए जरूर फायदा होगा। लेकिन असल बात यह है कि क्या इससे जो अपॉर्चुनिटीज आप टेररिस्ट को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ हद तक तो शायद हो जाए, लेकिन टेररिस्ट के लिए तो कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो एक जगह को टारगेट करे। वो अपने टारगेट को चेंज कर सकता है, वो किसी भी जगह के आपके टेररिज्म कर सकता है। डर तो उसको हो जो जिसको पकड़े जाने का खौफ हो या जिसको मारे जाने का खौफ हो। अगर कोई शख्स मरने के लिए तैयार है तो उसके लिए हर जगह जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसके अपने आप को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बुनियादी बात यह है कि कौम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वन पॉइंट नेशनल एजेंडे के ऊपर बैठ के बात करने की जरूरत है। लेकिन कौम को बहैसियत कौम के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और नेशनल लीडरशिप को एक वन यूनिफाइड एजेंडे के ऊपर बैठ के बात करने की जरूरत है। और वो कंसेंसस है, फिर वो हमें आगे लेके जाना है, चाहे वो पुलिस इस्तेमाल कर रही है उस कंसेंसस को, सपोर्ट को, या फौज इस्तेमाल कर रही है या दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही है। शिरपाल साहब हमारे साथ लाइन पर है, बट आई वुड लाइक टू गो टू कराची और बात करते हैं। जुबिल साहब, ये जो इस वक्त पुलिस की रिफॉर्म की बातचीत है, ये तो बड़ी अचकानों को भली भी मालूम होती है, लेकिन जिस तरह भी याकूब साहब कह रहे थे कि महज इस फोर्स को रीट्रेन करते हुए आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि दहशतगर्दी के अंदर, बल्कि जो उनके बयान से मैंने समझा, कमी भी आ सकती है मौसर तौर पर। मैं अगर आपका तजिया चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल आप एक चीज को मिक्स मत करिए कि टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए आपको एक बड़ा स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस यूनिट चाहिए। उसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कौन कर रहा है, उनके मूवमेंट्स को कौन देख रहा है, उनके बैंक अकाउंट से फाइनेंसिंग को कौन स्टडी कर रहा है। टेररिज्म ये नहीं होता कि आफ्टर अ बम ब्लास्ट आप उसको शुरू करें, फिर तो आप चेस कर रहे होते हैं। तो आपको जो स्ट्रेंथन करना है कि जो आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपने लगाया हुआ पॉलिटिकल गेम्स में, इनके देखने के लिए और ऑपोजिशन के कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए, और जो गवर्नमेंट के फेवर का स्टेटमेंट नहीं दे उसके पीछे आप लगे रहे। नहीं, आप उनको सबको एक फॉर्मेट में लाइए। जैसे अगर पुलिस ने टेररिज्म कम्बैट करने की आप रोल देते हैं, आपको हैरत होगी कि टेलीफोन डेटा भी पुलिस को नहीं अवेलेबल हो सकता है बिफोर 3 to 4 वीक्स। उनको भी दूसरी एजेंसीज के थ्रू जाना पड़ता है टू गेट इंफॉर्मेशन। दे आर सम ऑफ द यूनिट्स यहाँ पे जो है, दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। सेक्टेरियन किलिंग्स में, सेक्टेरियनिज्म को, जो टेररिज्म को रोका गया है कराची में और यहाँ पे सिंध में, वो किसने रोका? पुलिस फोर्स ने रोका। इनको कौन सी हेल्प चाहिए और दूसरी? तो दे हैव डन इट। आप उनको रिसोर्सेज दें, आप उनको इक्विपमेंट दें, उनको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी दें। ये सब चीजें तो आप 3 महीने 6 महीने में सिविल सोसाइटी के साथ आप डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा इतना छोटा ऑर्गेनाइजेशन था CPLC का,